अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम इंडक्शन मोटर को डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। एडवांटेज एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी मेंटेनेंस इसको कम से कम चाहिए होती है, इसका साइज कम होता है, वेट थोड़ा होता है, कॉस्ट कम है। ठीक है, एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट के अंदर भी काम कर सकती है, डस्टी इन्वायरमेंट में भी काम कर सकती है, हाई स्पीड के ऊपर चलती है। ठीक है, सफिशिएंट टार्क होता है, आप इसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की मदद से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे वेरिएबल डिफरेंट स्पीड के ऊपर इसको स्पीड कंट्रोल करना कोई इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर के ऊपर काम करती है तो लो पावर फैक्टर मिलता है, स्टार्टिंग टार्क से निस्बतन कम होता है। ठीक है, एफिशिएंसी भी कम होती है। अच्छा, इंडक्शन मोटर को इंडक्शन मोटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल के ऊपर काम करती है। ठीक है, ये सिंगल फेज और 3 फेज भी हो सकती है, डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर। और तकरीबन इंडस्ट्री में 85% तक प्रेफर की जाती है। इसके अलावा रूटर की टाइप्स के लिहाज से देखें तो स्केरल केज या वाउंड मोटर होती है। ठीक है, अगर स्केरल केज उसके रूटर के ऊपर हो तो स्केरल केज इंडक्शन मोटर होगी, अगर वाउंड रूटर हो तो वो क्या हो जाएगा, वाउंड वाली हो जाएगी। इसकी एप्लीकेशन फैन, पंप्स के अंदर, कन्वेयर बेल्ट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। अच्छा, सिंगल फेज में तो सिंपल है ना, phi इज इक्वल टू 5 मैक्सिमम साइन मेगाट। अब देखिए 3 फेज में हमारे पास 3 फेज होते हैं, एक रेड, एक येलो, एक ब्लू। तीनों आपस में क्या होते हैं, 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होते हैं। अगर पहले वाले को phi इज इक्वल टू 5 मैक्सिमम साइन मेगाट लिखूं तो दूसरे वाला 5 मैक्सिमम साइन मेगा टी -120 होगा, तीसरे वाला -240 होगा, क्योंकि तीनों के बीच में क्या होगा, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। अच्छा, क्योंकि ये रोटेटिंग 3 फेज के केस में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करती है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, वो प्रोड्यूस होती है स्टेटर से। ठीक है, तो अगर टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, तीनों का वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड वो डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, और एंगल क्या होता है, थीटा से 360 डिग्री, 0 से लेकर 360 डिग्री में हो सकता है। नॉर्मली इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्मली इसको लिया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो उसका मतलब है सारे पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में। इसी तरह अगर स्टेटर की सप्लाई आप रेड, येलो, ब्लू को चेंज कर दें तो क्या होता है, उसकी क्लॉक डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। आप रेड, येलो, ब्लू एक तरह लगाएं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर येलो और ब्लू दोनों की चेंज कर दे तो हमें क्या हो जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, किसी दो के कनेक्शन को चेंज कर देने से हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती है। अच्छा, इसमें देखिए एक रूटर है अंदर जो घूम रहा हुआ, शॉफ्ट के ऊपर स्लिप रिंग्स और ब्रशेस लगे होते हैं, कूलिंग फैन लगा होता है, स्टेटर के साथ हमारी वाइंडिंग लगी होती है 3 फेज या सिंगल फेज। ठीक है, और रूटर की वाइंडिंग के लिहाज से भी इसकी टायर्स होती हैं और सप्लाई के लिहाज से भी टायर्स होती हैं। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, जैसे हमने अभी बात की, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करती है, कांस्टेंट स्पीड डेवलप करने की कोशिश करती है। ठीक है, क्योंकि रोटर के ऊपर रोटर वाइंडिंग जो होती है वो रोटेटिंग नहीं होती, तो रोटेटिंग ना होने की वजह से क्या होता है, कुछ जो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसको कट करती है, तो वो उसी सेम डायरेक्शन में घूमती है जिसमें हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रही हो। ठीक है, जब अगर हमने रोटर की डायरेक्शन चेंज करनी हो तो हम क्या करेंगे, जो स्टेटर के टर्मिनल्स है उनको चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ता जाएगा। तो ये इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हो गया। स्लिप देखते हैं। देखें स्लिप और स्लिप फ्रीक्वेंसी। स्लिप जैसे कि नाम से जाहिर है कि देखें आप किसी एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, उससे जब थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, वो स्लिप होता है। अच्छा, सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला इज इक्वल टू 120f/p है ना। अब देखें अगर आप सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड दोनों सेम हो तो स्लिप कुछ भी नहीं होती। ठीक है, जब दोनों सेम हो तो कोई स्लिप नहीं है। अब दोनों में जो फर्क है एक्चुअली वो स्लिप है। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड में से रोटर की स्पीड माइनस कर दें, फर्ज करें सिंक्रोनस स्पीड 1000 आरपीएम है और रोटर की स्पीड 995 है,
तो वो क्या है, इसका मतलब है उसमें कुछ ना कुछ स्लिप है। ठीक है, दोनों सिंक्रोनस में से रोटर वाली माइनस कर दी, डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस कर दी। इस तरह एंगुलर है तो ओमेगा सिंक्रोनस माइनस ओमेगा रोटर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ओमेगा सिंक्रोनस। ठीक है, F1 क्या होती है, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है। स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम ये ऊपर जो हमने स्लिप फाइंड की है, ये स्लिप मल्टीप्लाई कर दे तो हमें रोटर की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। ठीक है, अब देखें यहां ऊपर वाले फार्मूले से n, यहाँ ये n जो है ना, n का मतलब है n रोटर वाला। रोटर वाली स्पीड फाइंड करना चाहे तो इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि निकलेगी ns के साथ 1 माइनस s मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करके इसे फाइंड भी कर सकते हैं। अच्छा, s इज इक्वल टू 0 यानी कि सिंक्रोनस स्पीड होना क्या इंडक्शन मोटर में पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर चल रहा होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कभी जो है ओरिजिनल के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, उसमें कुछ लेंथ लॉ के तहत कॉज अपने इफेक्ट की मुखालफत करता है तो और भी कम हो जाती है, लेकिन यानी वो ये कभी भी इंडक्शन मोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चल सकती। अच्छा, इसमें नॉर्मली स्लिप जो होती है 0.025 से लेकर 0.07 तक होती है। ठीक है, अगर इसकी ईएमएफ का रोटर की ईएमएफ E2 फाइंड करना चाहे तो ये वही ट्रांसफार्मर वाला फार्मूला है, 4.44 NR रोटर वाला स्पीड, रोटर वाला फ्लक्स और रोटर वाली फ्रीक्वेंसी। अब देखिए रोटर वाली फ्रीक्वेंसी कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, S इंटू F1। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, S इंटू F1। ठीक है, ये इसकी ईएमएफ की इक्वेशन है। टॉर्क एंड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखें नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो टॉर्क हमारे जैसे मोटर्स, जैसे हम उसको सप्लाई देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, टॉर्क भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये स्टार्टिंग टॉर्क वो बिल्कुल स्टार्ट में जैसे मोटर को फुल वोल्टेज दे देते हैं या फुल वोल्टेज दे देते हैं तो उसके बाद जो जैसे मोटर चलना शुरू होती है तो उसको लॉक्ड रोटर टॉर्क कहते हैं। उसके बाद मोटर आहिस्ता आहिस्ता जब चलना शुरू होता है स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क के बाद जब मैक्सिमम टॉर्क जो है ये है। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क के बाद क्या होता है, अब और उसके ऊपर लोड डालें तो मोटर क्या होती है, उसका टॉर्क कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन टॉर्क भी कहते हैं। अब देखिए मोटर की एक स्पेसिफिक स्पीड होती है जो मैक्सिमम अचीवेबल स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड में जो आप सप्लाई दे रहे हैं उसी स्पीड के लिहाज से हमारा क्या रोटर और स्टेटर दोनों एक ही स्पीड पे चल रहे होते हैं। जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड से आगे चली जाए तो वो फिर मोटर नहीं रहती। ठीक है, वो जनरेटर बन जाता है, ये इसीलिए जनरेटर रीजन लिखा होगा। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड से जब ऊपर चला गया तो वो क्या होगा, जनरेटर आ गया। बाकी ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स मोटर में है, उसी तरह के रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, जनरेटर में होंगे। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे ब्रेकिंग रीजन में क्या होता है जी, हमारा मोटर को हम लेस देन n इज इक्वल टू हमारी जो स्पीड और कम हो जाती है उस केस में। अच्छा, ब्रेकिंग रीजन हम नॉर्मली मोटर को रोकने के लिए या स्पीड कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, टर्मिनल चेंज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जब सिंक्रोनस से कम वाली स्पीड होती है तो वो मोटर होता है, जब सिंक्रोनस से ज्यादा स्पीड होती है तो क्या होता है, वो जनरेटर के तौर पर मोटर हमारी चल रही और वो रिवर्स सप्लाई दे रही होती है। ठीक है, फॉरवर्ड मोटरिंग जैसे आपको मैंने बताया यहां से 0 से लेकर S तक फॉरवर्ड मोटरिंग है। ठीक है, फॉरवर्ड मोटरिंग के केस में 0 से लेकर S मैक्सिमम जब मैक्सिमम स्लिप तक जाते हैं तो उसको स्टेबल ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, 0 से लेकर S मैक्सिमम ये वाला जो है ना, यहां से लेकर यहां तक ये स्टेबल ऑपरेशन होता है, और यहां से लेकर यहां तक इसको अनस्टेबल ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये नीचे वाला क्या है, जनरेटिंग रीजन है। ये देखें ये लिखा हो SM से लेकर 1 तक अनस्टेबल रीजन होता है। जनरेटिंग रीजन क्या है, जहां पे स्लिप की वैल्यू 0 से -1 के बीच में होती है। इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल किस तरह की जाती है, दो मेथड हैं जी, प्लगिंग और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक, प्लगिंग का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, कोई भी दो जो है ना दो फेज आप इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, जब दो फेज इंटरचेंज कर देते हैं तो सप्लाई रिवर्स होने से मोटर थोड़ी सी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमती है तो जल्दी रुक जाती है। ठीक है, तो प्लगिंग मेथड जो होता है, या काउंटर करंट ब्रेकिंग यानी कि आप रिवर्स साइड पे करंट दे रहे हैं।
वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ट्रैप, देखिए एनएस इज इक्वल टू 120 एफ ओवर पी होता है। इसका मतलब है आप स्पीड को फ्रीक्वेंसी चेंज करने से चेंज कर सकते हैं या पोल चेंज करने से कर सकते हैं। एक कांस्टेंट जब एक मोटर को जब कंस्ट्रक्ट किया जा चुका होता है तो पोल्स उसमें चेंज नहीं हो सकते, और फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जब हम चेंज करते हैं वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए, तो मोटर के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होते हैं, यानी कि उसके ऊपर मोटर के खराब होने का, उसके ऊपर उसकी एफिशिएंसी चेंज होने का मसला होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज V ओवर F रेशो कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, जब कांस्टेंट रखते हैं तो हमारा तब ये जाके मसला हल होता है, वरना एक फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से हमारा मोटर के ऊपर काफी उसमें मसाइल आ सकते हैं। तो इस तरह कोर सैचुरेटेड भी रहती है। अब देखें, जब V ओवर F कांस्टेंट रखा जाता है तो हमारा फ्लक्स, एयर गैप फ्लक्स भी कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड कहते हैं। इसकी ब्लॉक डायग्राम देखें। सबसे पहले क्या किया, एसी जो सप्लाई आ रही है उसको कन्वर्टर लगा ली। ठीक, कन्वर्टर लगा के उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया। डीसी के अंदर अगर रिपल्स आ रहे हैं तो एक कैपेसिटर लगा के उसको रिपल्स खत्म कर लिए। रिपल्स खत्म करके दोबारा एसी में कन्वर्ट करना है तो आगे इन्वर्टर लगा लिया। अब इस इन्वर्टर के ऊपर हम सारी स्केलिंग करेंगे। इस इन्वर्टर के ऊपर हम जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, जितने वोल्टेज चाहिए, वो काम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, वो जो V ओवर F का रेशियो कांस्टेंट हम यहाँ पे रखेंगे। तो अब इसको मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। अब देखिए ट्रांसफार्मर, क्योंकि इंडक्शन मोटर जो है एक किस्म का ट्रांसफार्मर भी होती है जिसमें जो रूटर है वो शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, रूटर शॉर्ट सर्किट होता है। तो अगर स्टेटर के हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो तकरीबन इस तरह बनते हैं। ठीक है, R2/S आ जाता है। R2/S को अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो R2 इंटू 1 माइनस S ओवर S आ जाता है। अगर यहाँ पे हम R2 एज इट इज लेके जैसे रूटर के ऊपर होता है। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके बनाए तो कुछ इस तरह का सर्किट बनता है। R1 X1, और ये हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। अब R2 और X2 दोनों साइडों पे आ गई। अब ये जो चीज है ये लोड है। ठीक है, ये मैकेनिकल लोड के इक्वल होता है। अब जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है तो ये वाला लोड और ये सारी रेजिस्टेंस आपस में बराबर हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में तो हमें टार्क मैक्सिमम मिल जाता है उस केस में। अच्छा, पावर फ्लो टार्क और मैक्सिमम टार्क देखते हैं क्या होता है। अब देखिए पावर फ्लो की बात करें तो हम जो इनपुट पावर दे रहे होते हैं, कुछ स्टेटर के अंदर कॉपर लॉसेस में जाया हो रही होती है, कुछ कोर के अंदर लॉसेस में जाया हो रही है। ठीक है, ये दोनों माइनस कर दे तो हमारी एयर गैप की पावर मिल जाती है। एयर गैप की पावर में से रूटर के कॉपर लॉसेस माइनस कर दें तो हमारी कन्वर्टेड मैकेनिकल पावर मिल जाती है। ठीक है, अब मैकेनिकल ये जो है, जो मैकेनिकल पावर है, इसमें से मैकेनिकल में से कुछ मैकेनिकल फ्रिक्शन लॉसेस और स्ट्रेन लॉसेस माइनस करके हमें आउटपुट पावर मिलती है। ये उसके फार्मूले हैं। देखिए इनपुट पावर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 VL IL cos phi। अगर फेज करंट्स के लिहाज से लिखेंगे तो स्क्वायर रूट 3 से सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉपर लॉसेस I स्क्वायर R होते हैं तो 3 के केस में, 3 फेज के केस में 3I स्क्वायर R हो जाएंगे। अब एयर गैप पावर क्या हो जाती है, इनपुट माइनस स्टेटर लॉसेस और कोर लॉसेस, है ना, ये वैल्यू डाल दी। अब कन्वर्टेड पावर क्या हो जाएगी, एयर गैप माइनस रूटर कॉपर लॉसेस, एयर गैप माइनस रूटर कॉपर लॉसेस। आउटपुट पावर क्या हो जाएगी, कन्वर्टेड पावर माइनस फ्रिक्शन लॉसेस माइनस स्ट्रे लॉसेस। कन्वर्टेड पावर माइनस कॉमन ले लिया फ्रिक्शन लॉसेस और स्ट्रे लॉसेस माइनस कर दिया। अच्छा, इक्विवेलेंट सर्किट अभी हमने देखा था जिसमें कहा था ये क्या होता है, इसका लोड होता है ना। तो अगर इसके ऊपर इसके कन्वर्टेड पावर फाइंड करना चाहे तो I स्क्वायर R से फाइंड कर सकते हैं। I स्क्वायर और R की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अब कन्वर्टेड पावर क्या है, I स्क्वायर R के साथ R2 इंटू 1 माइनस S। ठीक है, अब अगर आप करंट फाइंड करना चाहें तो करंट I इज इक्वल टू V बाय Z में R दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, X दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आप I2 की वैल्यू इसमें, ये वाली I2 की वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहां से हमने टार्क निकालना होता T इज इक्वल टू P ओवर ओमेगा। T इज इक्वल टू P ओवर ओमेगा। अब ओमेगा, अब ये ओमेगा क्या है, ये रूटर की स्पीड है। रूटर की स्पीड ओमेगा, रूटर वाली फ्रीक्वेंसी में पता नहीं होती है, हमें स्टेटर वाली पता होती है। तो ओमेगा m इज इक्वल टू 1 माइनस S ओमेगा S हम पुट कर देते हैं। जब 1 माइनस S ओमेगा S पुट कर देते हैं
जब P कन्वर्टेड की ये वाली वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो ये वाला 1 माइनस एस और ये वाला 1 माइनस एस कैंसिल हो जाएगा, तो आई स्क्वायर R2 ओवर एस डिवाइडेड बाय ओमेगा ऐसा, ठीक है, कन्वर्टेड पावर आ गई। इसमें I2 की वैल्यू डाल दें यहाँ पे, ये ऊपर जो हमने फाइंड की, यहां से हमारा टार्क निकला है। अब देखिए मैक्सिमम टार्क तब होता है जब R2 ओवर एस क्या हो जाएगा, टोटल लोड के इक्वल है। टोटल लोड में क्या है, उसकी रेजिस्टेंस है और उसकी रिएक्टेंस है, ठीक है। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इस सारे के इफेक्ट को सारा क्या होता है, R2 से आजाद हो जाता है, ठीक है। R2 से आजाद, अब R टोटल हमारा टार्क बनने का V डिवाइडेड बाय R ओवर R प्लस एक्स के। अब इस टार्क में से जितनी, देखिए डिफरेंट वैल्यूज के साथ बनाया गया ना, ये R2 की एक वैल्यू है, उसकी बड़ी वैल्यू है, उससे बड़ी वैल्यू है। अब जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ाते हैं, पहले देखें यू इस तरह पीक अचीव कर रहा था, जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो उसके कर्व्स चेंज होते हैं। ये सबसे कम के ऊपर ये है, उससे ज्यादा के ऊपर ये, उसके ज्यादा के ऊपर ये, उसके ज्यादा के ऊपर ये, ठीक है। तो मैक्सिमम टार्क के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं। तो टार्क और स्पीड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखें लॉक रूटर टार्क वो होता है जैसे मोटर चलना शुरू होगी तो क्या होगा, लॉक रूटर टार्क, ठीक है। और पुल अप टार्क क्या होगा, जहां से टार्क इंक्रीज होना शुरू हो जाए ना, तो वो पुल अप टार्क होता है। इसी तरह स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, जब मोटर को फुल सप्लाई वोल्टेज दे दिए जाए, करंट दे दी जाए, तो वो उसका क्या होता है, स्टार्टिंग टार्क होता है शुरू में, ठीक है। जब वो उसके नॉर्मल रनिंग कंडीशन में हो जाती है तो वो रनिंग टार्क होता है। इसी तरह जो मैक्सिमम अचीवेबल टार्क होता है, उसको उसके बाद मोटर क्या होती है, जल जाने का खतरा होता है, उसको ब्रेक डाउन टार्क कहते हैं, ठीक है। फुल लोड टार्क या नॉर्मल रनिंग टार्क भी इसको कहते हैं, जब मोटर नॉमिनल लोड के ऊपर चल रही होती है। मोटर की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं जब मोटर हम खरीदते हैं। इसमें नंबर ऑफ फेजेस होते हैं, स्टेटर के कनेक्शन, रूटर का टाइप, फ्रीक्वेंसी, आप उसकी आरपीएम, आउटपुट, इंसुलेशन, पावर फैक्टर और ड्यूटी साइकिल गिवन होते हैं, ठीक है। करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।